नमस्कार दोस्तों। मोदी जी को तो आप पहचानते ही हैं, घर घर में है, विश्वगुरु भी हैं या होने जा रहे हैं या घोषित है या घोषित है। यहाँ जो दिख रहे हैं, शायद आप में से बहुत सारे लोग इनको चेहरे से नहीं पहचानते होंगे। मैं भी कभी पहचानता हूँ, अखबार में या वेबसाइट में कभी कभी इनकी तस्वीर छपती रहती है, लेकिन बहुत चंद लोगों से डरता हूँ। कभी कभी लगता है उसमें ये वाले भाई साहब हैं, सर हैं, साहब हैं। क्यों, कौन है? आज भी जब इनके बारे में एक अहम खबर आई सुप्रीम कोर्ट से, तो मेरे साथियों ने भी कहा देख लीजिए सर, बहुत ज़्यादा इस पर मत बोलिएगा, नियंत्रित होकर बोलिएगा, ऐसा ना कि साहब नाराज़ हो जाए। उन साहब पर तो रोज़ बोलता हूँ, इन साहब पर शायद 2 ही 3 बार वीडियो किया, लेकिन आज बोलना ज़रूरी है। ये साहब हैं ईडी के मौजूदा डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा। और संजय मिश्रा जी से सबको डर लगता है, क्योंकि देश में 3 जो एजेंसियां हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ईडी के छापे आप लगातार जानते हैं, कब कहां किसके घर पहुंच जाए। हालांकि चलिए, मैंने वीडियो बनाने से पहले सोचा कि अगर मेरे से ही नाराज़ भी हो जाए तो मेरा तो कोई देश विदेश में पैसा भेजने मंगाने का कोई काम है नहीं। जब मनी ही नहीं है तो लॉन्ड्रिंग क्या करूंगा? तो मनी लॉन्ड्रिंग वाला भी कुछ नहीं है, हवाला वाला मैंने अखबार में ही पढ़ा, जानता नहीं हूँ। तो मुझे लगा चलो जो बोलना है, जो खबर है बोल देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो अब जरा खबर को समझने की कोशिश कीजिए, और इनसे डरते क्यों हैं सब, और मोदी जी इनको इतना चाहते क्यों हैं, मोदी जी के ये गुड बुक में इतने क्यों हैं, इसको भी विस्तार से समझिए। बहुत बड़ी खबर है आज की। लिखा है मैंने, मोदी सरकार को झटका, ईडी पर सुप्रीम फटकार। अब तक बतौर ईडी डायरेक्टर मोदी सरकार की आंखों के तारे बने संजय कुमार मिश्रा जी की कुर्सी की म्याद आज सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी है। आज के बाद से ठीक 19 दिन तक, यानी 31 जुलाई तक ही ये साहब अपनी कुर्सी पर बने रह सकते हैं, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को चपत लगाते हुए आज 2 टूक शब्दों में कह दिया कि ईडी के निदेशक डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाना गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों के निदेशकों का कार्यकाल बढ़ा सकती है, लेकिन इसके लिए सरकार को ठोस लिखित वजह देनी होगी। अध्यादेश लाकर ऐसा करना गैर कानूनी है। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की पीठ को ईडी डायरेक्टर, यही साहब, संजय कुमार मिश्रा की खूबियां बताते रहे अलग अलग वक्त पर सुनवाई के दौरान, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एक नहीं सुनी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सरकार को 31 जुलाई तक ईडी के नए चीफ की नियुक्ति करनी होगी। तब तक के लिए संजय कुमार मिश्रा अपने पद पर बने रह सकते हैं। शुरू में जैसा कि मैंने कहा, यानी आज से 19 दिन तक के लिए संजय कुमार मिश्रा जी ईडी के डायरेक्टर हैं। अब यह पूरा मामला है क्या, इसे समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। समझना होगा कि आखिर ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा को एक्सटेंशन दिए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए क्यों कहना पड़ा कि एक व्यक्ति आपके लिए इतना इंडिस्पेंसेबल क्यों है। इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता अपरिहार्य, जरूरी, जिसके बिना काम न चले। सुप्रीम कोर्ट को क्यों मोदी सरकार से पूछना पड़ा कि क्या ईडी में कोई और काबिल अधिकारी नहीं है, और अगर नहीं है तो 2023 के बाद एजेंसी का क्या होगा। ये पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था। यह भी पूछा था कि जब संजय मिश्रा रिटायर हो जाएंगे तब क्या होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा था उनका कुर्सी पर रहना जरूरी कितना है। तो आपको यह भी समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे सवालों के बाद भी क्यों मोदी सरकार संजय कुमार मिश्रा को ही तीसरा एक्सटेंशन देकर ईडी का डायरेक्टर बनाए रखना चाहती थी। क्यों मोदी सरकार संजय मिश्रा को तीसरी बार एक्सटेंशन देने के लिए बाकायदा अध्यादेश ले आई, और अंदाज ऐसा था
कि जिसे जो कहना हो कहे, हम तो संजय कुमार मिश्रा को एक्सटेंशन देकर रहेंगे। ये सब इस वीडियो में हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे, गौर से देखते रहिए। विपक्ष के कई नेताओं ने लगातार ईडी की कार्यशैली पर सवाल उठाए। लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, कई बार सुनवाई हुई, तब जाकर आज सुप्रीम कोर्ट का यह अहम फैसला आया, जिसका जिक्र इस वीडियो में विस्तार से मैं करने वाला हूं। आज कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण और ऐसे बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग, एक्टिविस्ट, वकील, पॉलिटिकल लीडर्स, बहुत सारे लोग, बहुत सारे पत्रकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ कर रहे हैं। जिन लोगों को संजय कुमार मिश्रा के एक्सटेंशन पर एतराज था, वो खुश हो रहे हैं और उधर मोदी सरकार में बेचैनी है। एक दिलचस्प ट्वीट अमित शाह ने किया और उसका जवाब दिलचस्प प्रबंध खेड़ा ने दिया, वो आगे बताने जा रहा हूं। अब मोदी जी और शाह जी मिलकर जल्दी ही इनके उत्तराधिकारी की तलाश करेंगे, करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मियाद तय कर दी, जो इनके जैसा ही हो। उनकी चुनौती अभी ये, इन्हीं की तरह पूरी निष्ठा से काम करें, इसलिए ऐसा खोजना होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, कुछ तो खासियत होगी इनकी, कुछ तो काबिलियत होगी इनमें एक्स्ट्रा, कुछ तो उपयोगिता इनकी होगी एक्स्ट्रा, कुछ तो योग्यता होगी इनमें एक्स्ट्रा, और कुछ तो जरूरत होगी इनकी एक्स्ट्रा सबसे अधिक। कुछ तो बात होगी इनमें, कुछ तो अल्ट्रा प्रोमैक्स यूटिलिटी टाइप का मामला होगा मोदी जी के लिए, तभी तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी एक्सटेंशन मिला। और कुछ बात होगी नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में फजीहत के बाद भी मोदी सरकार इन्हें ईडी में बनाए और टिकाए रखने के लिए अड़ी क्यों रही? क्या देश में योग्य अफसरों का अकाल था? ऐसा तो था नहीं कि टोटा पड़ गया, कोई अफसर ही नहीं है संजय मिश्रा जैसा जो ईडी का निदेशक बन सके। हो सकता है सरकार के लिए संजय मिश्रा जी या ईडी, संजय मिश्रा जी ऐसे काम करते हो जो दूसरे न कर पाए। कुछ जरूरी और अहम असाइनमेंट मोदी या मोदी जी की सरकार की तरफ से इन्हें दिया जाता हो, दिया भी जाता होगा। जानते हैं ईडी कितना जरूरी है, जिसे ये साहब पूरी निष्ठा से अंजाम देते हो। इनका महकमा, क्योंकि रिपोर्टिंग सरकार को है, करते होंगे ड्यूटी पाबंद होंगे। हो सकता है समय समय पर कुछ ऐसी जिम्मेदारी भी इन्हें सौंपी जाती हो जो टाइमलाइन के हिसाब से ये साहब पूरा करते हो। कई बार कुछ गोपनीय असाइनमेंट भी होते हैं जो सरकार की तरफ से भरोसेमंद अफसरों को ही दिए जाते हैं। हो सकता है ये साहब उस तरह के असाइनमेंट के लिए मुफीद बैठते हो जो सरकार के लिए बहुत जरूरी असाइनमेंट हो। अब आप इसका मतलब जो भी लगाते रहिए, मैं तो बड़ा पॉजिटिव होकर बात कर रहा हूं। जरूर इफ एंड बट के बिना ये अच्छा काम करते होंगे सरकार के हिसाब से, तभी तो सरकार इन्हें बनाए रखना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पलीता लगा दिया। दिक्कत तो अब सरकार को हो गई। एक तो संजय मिश्रा जी को जल्दी रुखसत करना है और उतनी ही जल्दी इनका विकल्प खोजना है, और ऐसा ही खोजना है जो इनके जैसा ही योग्य हो। हालांकि भीतर ही भीतर कुछ नाम हो सकता है शॉर्टलिस्ट हो चुका होगा। अब बहरहाल पूरा मामला जरा समझिए। संजय कुमार मिश्रा इंडियन रेवेन्यू सर्विस यानी IRS सेवा में 1984 में चुने गए। करीब करीब 34 साल तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रहे। CBDT के विदेश कर विभाग में भी तैनात रहे, इनकी जो प्रोफाइल मुझे जो दिखी उसके मुताबिक 2010 में ईडी संजय मिश्रा को ईडी का डायरेक्टर बनाया गया। 2018 में संजय मिश्रा को 2 साल के लिए ईडी का डायरेक्टर बनाया गया। उससे पहले उन्हें इसी जांच एजेंसी में स्पेशल डायरेक्टर के पद पर भी नियुक्त किया गया था। ईडी में नियुक्ति के पहले संजय मिश्रा दिल्ली में इनकम टैक्स विभाग में चीफ कमिश्नर थे। ये एक संक्षिप्त इनकी प्रोफाइल है। संजय मिश्रा पर मोदी सरकार की मेहरबानी की कहानी शुरू हुई 2020 में, जब उन्हें 1 साल के लिए एक्सटेंशन दिया गया। 1 साल के 2020 में। फिर जब 2021 में उनका कार्यकाल खत्म हुआ तो उन्हें 1 साल के लिए फिर दूसरी बार एक्सटेंशन दिया गया। मतलब 2020 में और फिर 2021 में, मतलब 2 बार एक्सटेंशन दे दिया गया 20 और 21 में। इस बीच ईडी पर विपक्ष के नेताओं के खिलाफ सरकार के इशारे पर जांच करने और विपक्षी शासित जो राज्य हैं उन राज्यों में पूर्वाग्रह के साथ छापे मारने, परेशान करने, टारगेट करने के आरोप लगातार लगे, संसद के भीतर, संसद के बाहर। कई राज्यों में ईडी के छापों के बाद विपक्ष के तमाम दलों ने कहना शुरू कर दिया कि मोदी, CBI, ईडी और इनकम टैक्स का इस्तेमाल उन्हें डराने और तोड़ने के लिए कर रहे हैं।
संसद में भी काफी बवाल हुआ कई बार। लेकिन जब इनका 2 बार एक्सटेंशन हो गया, तब एक एनजीओ है कॉमन कॉज, संजय मिश्रा के दूसरे एक्सटेंशन को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुनवाई शुरू हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने, गौर से सुनिएगा, 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि इनको आगे एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनी। केंद्र सरकार ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट में बदलाव किया और एक अध्यादेश ले आई। इस अध्यादेश में यह प्रावधान किया गया कि ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों के डायरेक्टर को 5 साल तक एक्सटेंशन दिया जा सकता है। बदल दिया। यह तरीका है, यह स्टाइल है मोदी जी का। जहां रोकोगे हम दूसरा रास्ता खोज लेंगे। अध्यादेश लाकर सरकार ने 17 नवंबर 2022 को ही आनन फानन में 18 नवंबर 2023 के लिए संजय मिश्रा जी का कार्यकाल फिर से 1 साल के लिए 2023 तक के लिए फिर से बढ़ा दिया, 2023 तक के लिए, जबकि इन्हें 2022 में रिटायर होना था। अब जरा सोचिए, सुप्रीम कोर्ट संजय मिश्रा के दूसरे एक्सटेंशन पर ही मोदी सरकार को फटकार लगा चुका था। कॉमन कॉज की सुनवाई के दौरान सरकार की सारी दलीलों को खारिज करके तीसरी बार एक्सटेंशन नहीं देने का निर्देश दे चुका था। फिर भी मोदी सरकार, मोदी जी को नहीं मानना था, नहीं माने। और यही तरीका है मोदी जी का, हर बार तोड़ निकाल लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हंटर और लगाम के बाद भी बाज नहीं आते। जैसे दिल्ली सरकार के अधिकारों के मामले में, ब्यूरोक्रेसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया केजरीवाल सरकार के पक्ष में, उस फैसले को पलटने के लिए मोदी सरकार ने अध्यादेश का रास्ता अपनाया और फैसले को पलट दिया। ईडी में भी संजय मिश्रा के कार्यकाल को तीसरी बार बढ़ाने के लिए इसी तरह का रास्ता अख्तियार किया, अध्यादेश का रास्ता। उसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, जया ठाकुर और ऐसे कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए और उन्होंने चुनौती दी, अध्यादेश को भी, प्रक्रिया को भी। याचिकाएं दायर की गई और कहा गया कि संजय मिश्रा की नियुक्ति गैर कानूनी है, गलत है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से संजय मिश्रा का ईडी के डायरेक्टर पद पर बने रहने को देश हित में बताया गया। जरा सोचिए, बताया गया कि देश हित में इनका ईडी के पद पर बने रहना जरूरी है। मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर कई ऐसी जरूरी जांच कर रहे हैं। ईडी के काम में नेतृत्व की निरंतरता जरूरी है, यह सब भी दलील दी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की ऐसी दलीलों को खारिज करते हुए, फटकार लगाते हुए बहुत कुछ कह दिया। 8 मई को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या संजय मिश्रा इतने जरूरी हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से माने तो केंद्र सरकार की तरफ से यह भी दलील दी गई कि अभी कोई दूसरा अफसर तलाश नहीं किया जा सका है। संजय मिश्रा कई अहम मामलों को डील कर रहे हैं, इसलिए उनका दायित्व किसी दूसरे योग्य अफसरों को दिया जाना है, इसके लिए कुछ समय चाहिए। अब ये कोई भी सोच सकता है कि देश में क्या अधिकारियों का इतना टोटा है, इतने प्रतिभाशाली अधिकारी हैं, क्या एक अधिकारी इतना इंडिस्पेंसिबल है कि बार बार ये दलील दी गई और 3 बार एक्सटेंशन सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद? वजह ईडी जिस तरह से काम कर रहा है, जो ईडी पर आरोप लग रहे हैं। अब ये खबरों का कोलाज जो ईडी पर आरोप विपक्ष के नेताओं ने लगाए हैं और जिस ढंग से ईडी बीते सालों में काम कर रहा है। संजय मिश्रा जी ईडी डायरेक्टर हैं, मोदी जी सबसे ऊपर है। तेजस्वी यादव से ईडी की 9 घंटे पूछताछ, ईडी के सवालों का जवाब देने के बाद बीजेपी पर बरसे सीएम सोरेन, सरकार को अस्थिर करने का लगाया आरोप, सोनिया गांधी से पूछताछ, राहुल गांधी ईडी केस, 4थी बार पूछताछ, छत्तीसगढ़ ईडी रेड। सीएम बघेल ने कहा कि सबसे ज़्यादा छापा ही मार मार कर लिखवा रहे हैं, गृह मंत्री को लिखा पत्र, 30 मिनट में खत्म हो गया ईडी का छापा। तेजस्वी यादव, ऐसे बहुत सारे राज्यों में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे लगातार पड़ रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ईडी के छापे कम से कम 1.5 दर्जन ऐसे विधायकों और सांसदों पर भी पड़े जो 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले, 5 साल पहले बीजेपी के खिलाफ थे, किसी और पार्टी में थे, चाहे वो कांग्रेस में थे, चाहे वो शिवसेना में थे, चाहे एनसीपी में थे, लेकिन वो सब के सब मतलब 1.5-2 दर्जन कम से कम ऐसे हैं। चाहे एकनाथ शिंदे का ग्रुप हो,
उनके कुनबे में 8-10 ऐसे लोग हैं, चाहे अभी अजीत पवार और उनके कुनबे में ऐसे लोग हैं, चाहे और असम से लेकर और दूसरे राज्यों में ऐसे लोग हैं जिनके पीछे ईडी जैसी एजेंसियां थी, सीबीआई थी या इनकम टैक्स थी, और उसके बाद वो सलाखों के पीछे जाने से बच गए जब उन्होंने मोदी जी का दामन थाम लिया और उसके बाद पाला बदल लिया। यही बात अभी महाराष्ट्र को लेकर, महाराष्ट्र में जिस ढंग से सरकार बनाई गई, पहले शिंदे को फिर उसके बाद अजीत पवार को, उसको लेकर भी कहा जाता है। तो ईडी पर पूर्वाग्रह के साथ काम करने के आरोप लगातार लगे हैं और वो आज वो तमाम लोग जो ये आरोप लगाते रहे विपक्ष के नेता आज ट्विटर पर लिख रहे हैं कि वही हुआ जिसकी आशंका थी और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सुनी। अभी कुछ देर पहले अमित शाह ने ट्वीट किया और उस ट्वीट को बीबीसी के हवाले से शायद बता रहा हूँ। अमित शाह ने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गैर कानूनी इलीगल अवैध करार किया है इस एक्सटेंशन को, उसके बारे में अमित शाह ने लिखा कि प्रवर्तन निदेशालय मामले पर माननीय कोर्ट के फैसले पर खुशी मनाने वाले कई कारणों से भ्रम में है। संसद द्वारा विधिवत पास किए गए सीबीसी कानून में बदलाव को बरकरार रखा है, जो अध्यादेश कानून बना, और भ्रष्ट और कानून का गलत इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई की ईडी की शक्तियां पहले जैसी ही रहेगी। ईडी ऐसी संस्था है जो किसी भी व्यक्ति के ऊपर है और अपने मुख्य उद्देश्य यानी मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों और विदेशी मुद्रा के उल्लंघनों की जांच करेगा। अमित शाह ने ये कहा, बयान दिया। तुरंत पवन खेड़ा जो कांग्रेस के नेता है, अभी 7:44 पर शाम को उन्होंने ट्वीट किया। अमित शाह के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए साथ में लिखा, व्हाई इज द होम मिनिस्टर कमेंटिंग ऑन द एजेंसी दैट टेक्निकली रिपोर्ट्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। होम मिनिस्टर क्यों उस एजेंसी पर कमेंट कर रहे हैं जो एजेंसी टेक्निकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मतलब निर्मला सीतारमण को रिपोर्ट करती है। तो ये तो सब जानते हैं, रिपोर्ट कौन क्या करता है अलग बात है। सब रिपोर्ट करता है अमित शाह जी को और अमित शाह रिपोर्ट करते हैं मोदी जी को। अब वो मंत्रालय जो भी हो, विभाग जो भी, यही परसेप्शन है और उसी तरह की बात ये कह रहे पवन खेड़ा ट्वीट करते हुए कहा। उसके बाद चूंकि बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी एक हैं, उन्होंने लिखा कि ईडी, ट्विटर पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से 3 सीधे सवाल पैदा होते हैं। क्या ईडी डायरेक्टर द्वारा 17 नवंबर 2021 के बाद लिए गए सब निर्णय अपने आप खारिज नहीं किए जाने चाहिए? और क्या ईडी डायरेक्टर 17 नवंबर 2019 और 17 नवंबर 2020 को गैर कानूनी सेवा विस्तार देने वाले राजनीतिक व्यक्तियों और अधिकारियों के समूह के खिलाफ कार्रवाई होगी, फिर चाहे स्वयं पीएम ही क्यों न हो? समय आ गया प्रधानमंत्री को इस नाजायज नियुक्ति के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। माफी तो क्या मांगेंगे, अमित शाह ने कही दिया। अब इन्होंने क्या कहा, जरा 1 मिनट सुन लेते हैं। आज एक ऐतिहासिक निर्णय में मेरे द्वारा दायर की गई एक याचिका पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के डायरेक्टर की नियुक्ति यानी एक्सटेंशंस को अवैध डिक्लेयर कर दिया। ईडी के डायरेक्टर को पद मुक्त करने का निर्णय दिया और ये हुक्म दिया कि 31 जुलाई तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर अपने पद से पदमुक्त कर दिए जाएंगे। ये सत्य की जीत है, ये न्याय की जीत है। एक बार फिर ये साबित हो गया कि जो हमारा स्टैंड रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसमें हम बार बार ये कहते आए हैं कि प्रतिशोध की आग में तपकर मोदी सरकार, खुद प्रधानमंत्री और उनकी एजेंसियां, वो ईडी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ करते आ रहे हैं। जिस प्रकार से ईडी को अनलीश किया गया अलग अलग राजनीतिक दलों को प्रताड़ित करने के लिए, प्रजातंत्र की मूलभूत संस्थाओं को हिलाने के लिए, प्रजातंत्र को कमजोर करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की नाजायज सरकारों के गठन के लिए, विधायकों की डिफेक्शंस के लिए। चलिए बहरहाल, तो यही सब विस्तार से आरोप लगाया कि विधायकों को तोड़ना हो, बीजेपी की कई सरकार बनानी हो, विपक्ष की सरकार गिरानी हो, इन सब के लिए ईडी का इस्तेमाल किया गया और ऐसा बहुत बार आरोप विपक्षी दलों ने लगाया। अब एक आंकड़ा है, हालांकि ये अभी मैं एक ट्वीट देखा, प्रशांत टंडन एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने लिखा है कि अब की बार एक्सटेंशन सरकार, 3 एक्सटेंशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के डायरेक्टर को रिटायर कर दिया। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा एक्सटेंशन पर हैं, गृह सचिव एक्सटेंशन पर हैं, विदेश सचिव एक्सटेंशन पर हैं। तो एक्सटेंशन इस सरकार में काफ़ी लोगों को दिया जाता है, जो अच्छे अधिकारी लगते हैं
मोदी जी के हिसाब से, सरकार के हिसाब से उनके मन मुताबिक मन माफिक काम करते हैं, उन्हें एक्सटेंशन देता है। अभी प्रशांत टंडन जैसे लोग एतराज़ करते हैं एक्सटेंशन सरकार, अब आप तय करिए। खैर, अब ईडी की बात। ईडी किस तरह से विपक्षी दलों को टारगेट करता है, इसी बहुत पहले, मेरे ख्याल से पिछले साल शायद एक्सप्रेस में एक स्टोरी आई थी सितंबर 2022 में। सिंस 2014 4 गुना जंप हुआ ईडी केसेज में पॉलिटिशियंस के खिलाफ, जिसमें 95% आर फ्रॉम अपोजिशन। और उसके बाद इसने कि कैसे ये नंबर बढ़ा, जिसमें विपक्षी दलों के खिलाफ सबसे अधिक ईडी काम किया है, उसका पूरा आंकड़ा लिखा था, एक्सप्रेस ने छापा था कि 95% इसमें विपक्षी दल हैं जिनके खिलाफ ईडी ने काम किया। 2014 से अब तक की बात करेंगे तो 121 नेताओं के खिलाफ ईडी ने काम किया, जिसमें काम किया, छापेमारी की, रेड किया, गिरफ्तारी की, जो भी की, जिसमें से 115 अपोजिशन के, बीजेपी और उसके गठबंधन के 6। और ऐसे सीबीआई के बारे में भी था कि 60% मामले फ्रॉम 60% टू यूपीए, फ्रॉम 60% इन यूपीए टू 95% इन एनडीए, ये बढ़ा। एनडीए के राज में ज़्यादा छापे पड़े यूपीए की तुलना में 95%, और उसमें सब यहाँ भी 95% जो है टारगेट पर, वो एनडीए के राज में ये विपक्षी दल है। तो ये आंकड़े हैं। उसी समय टेलीग्राफ ने भी खबर छापी थी एक, इन रिपब्लिक ऑफ रेड्स ऑल नो हु इज नेक्स्ट। और किस किस राज्य में ईडी और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों ने, केंद्रीय एजेंसियों ने, बंगाल, बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरला, कहाँ कहाँ छापे मारे, जहाँ विपक्ष शासित सरकारें हैं, विपक्षी दलों का जहाँ की हुकूमत है, वहाँ छापे मारे। उसको एक टेलीग्राफ ने रिपब्लिक ऑफ रेड्स कहा था, ये स्टोरी भी छापी थी। तो ये ईडी पर आरोप, और जिस ढंग से रफ्तार बढ़ी है ईडी के छापों की, जो विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा। लेकिन अब बात वही कि अब तो इनकी मियाद 19 दिन बाकी है। 19 दिन के बाद अब कौन ईडी डायरेक्टर आएगा, उसके बाद उसकी कार्यशैली क्या होगी, वो जब आएगा, नाम सामने आएगा, ज्वाइन करेगा तो परखेंगे। जब परखेंगे तो उस पर बात होगी। फिलहाल झटका मोदी सरकार को जरूर लगा है, और ऐसे झटके सुप्रीम कोर्ट से लगते हैं। अब देखते हैं मोदी जी इसका को क्या रास्ता तोड़ निकालते हैं। तो फिलहाल उम्मीद करेंगे कि अब जो ईडी डायरेक्टर हों वो ऐसे आरोपों के दायरे में कम से कम आएँ, ऐसा काम करें जिससे लगे कि वो स्वायत्त संस्था है, न कि उसकी डोर कहीं और है, जो आरोप विपक्षी दल के तमाम नेता लगाते रहे। और जो सुप्रीम कोर्ट ने डांट कर जिस ढंग से कहा कि क्या एक आदमी इतना इंडिस्पेंसिबल है कि दूसरा काबिल और योग्य आदमी आपको मिल ही नहीं रहा, अगर ये सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है तो इसका कोई मतलब है। तो फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों खत्म करते हैं। अगर मेरे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, अच्छी बात है, नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब किया तो ज्वाइन करिए। नमस्कार।